आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का अहम ब्रह्मास्मि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है माधवी मैम, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अहम ब्रह्मास्मि की फाउंडर है। वो आज इकिगाई बुक का स्वाध्याय करेगी। तो मैं देर न करते हुए मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैम, आपसे आग्रह है कि आप आए और हम सभी को इकिगाई बुक का स्वाध्याय करके लाभान्वित करें। ओवर टू यू मैम। माधवी मैम। Thank you, Poonam ji. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. आत्मवंदन मास्टर्स, सर्वप्रथम मैं सभी मेरे गुरुओं को आत्म प्रणाम और आभार प्रकट करती हूँ। आज का स्वाध्याय इकिगाई का पार्ट 1 हमने एक बार किया था, जो दोनों मित्र एक जगह मिले थे और एक अद्भुत रचना की सृष्टि हुई थी। ये दोनों फ्रेंड्स ऐसे ही, मतलब बहुत सारे किताब ऐसे आते हैं जो हमेशा एक चैनल मैसेजेस या कुछ ऐसे ही काल्पनिक लिखते हैं, मगर यहाँ पे दोनों मित्रों ने एक पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर अपना पूरा टाइम उस जगह जाके जान के डिस्कवर करके अपना एक्सपीरियंस पूरे समा के इस किताब को लिखा है। तो फ्रेंड्स, हम द सेकंड पार्ट अभी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ जाना था इकिगाई के जापानीज लाइफस्टाइल, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनकी लॉन्गिटिविटी, मतलब उनकी ईयर्स ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली 80 ईयर्स वहाँ यंग कहा जाता है। 120 मतलब 120 ईयर्स जो कवर करते हैं वो उनको लॉन्ग ईयर्स कहते हैं वहां पे। तो क्या रीजन थी इतनी लंबी उम्र, क्या सीक्रेट है इतनी लंबी उम्र? ये लोग इतना अच्छे हंसते हुए पूरा करके सभी को एक मिसाल बन गए हैं। तो हम लोग सेकंड पार्ट आज समझेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पर्पस ऑफ लाइफ में एक लोगोथेरेपी के बारे में हम लोग समझे थे। जो लोगोथेरेपी का फाउंडर थे वो थे विक्टर फ्रैंकल। जब आप गूगल करेंगे विक्टर फ्रैंकल के बारे में, तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि एक, मतलब वो उस समय का जमाना था जहाँ कैदियों को एक शिविर में बंद कर देते थे और बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता था। तो ऐसे ही एक जर्मन शिविर में उनकी पूरी फैमिली कठिनाइयों की वो पूरी मतलब कठिनाइयों को झेला था। उनकी मदर वहीं पे गुजर गई। उनकी इतनी दो जो सोल्जर्स थे वो इतना टॉर्चर किए थे उनके पेरेंट्स को। मदर, फादर, वाइफ, उनके बच्चे, ब्रदर, सभी लोग गए थे। तो आप समझिए इतना कुछ सहा है विक्टर फ्रैंकल ने। मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स को खो चुके थे उस कैंप में। समझिए, एक फैमिली मेंबर अगर हम खोते हैं तो अपना जीवन में पूरा निराश हो जाते हैं, मगर आपके सामने 5-6 लोग गुजर जाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं रहती है बचने के लिए। मगर विक्टर फ्रैंकल की उम्मीद कि बाहर जाने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये इतना इतना आ, करके तय करके उन्होंने रखा था कि बाहर जाने के बाद उन्होंने एक थेरेपी का आविष्कार किया, लोगोथेरेपी। नॉर्मली हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो बेड के ऊपर लेटा के ना पूरा पिछले जन्म या पिछले हमारे एक्शंस या हमारे इमोशंस को पूरे देखकर ट्रीटमेंट करते हैं। लोगोथेरेपी में हमें रियल टाइप एक्सपीरियंसेस में आप उससे कैसे बाहर आते हैं और अपने जीवन का पर्पस और उद्देश्य कैसे जान सकते हैं, ये लोगोथेरेपी का था। तो लास्ट सेशन में हमने एक दो केस स्टडी भी किए थे, मगर आज उसी के दौरान, मतलब उसी के सेम लाइंस में एक और थेरेपी आई है, वो था मोरिटा थेरेपी।
मोरिटो थेरेपी सुहामो करके एक जापानीज थे, उन्होंने बहुत ही प्रचलित था ये जापान में ये थेरेपी। तो ये थेरेपी सभी लोग कहते हैं कि हम लोग जब रिटायर हो जाते हैं या हम लोग एक टारगेट कर लेते हैं कि मेरे पास 5 से करोड़ आ गया, ये मैं हैप्पीनेस में हूँ, मैं बहुत ही रिच हो गया हूँ, मगर तब भी हमें खुशी नहीं मिलती है जीवन में कि हमें क्या करना है। क्या रूटीन लाइफ बन जाता है किसी के लिए, तो फिर हम लोग सोचते हैं क्या यही जिंदगी है, इसी के लिए आए थे हम, या कुछ हमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को देख कर ना हम समझते हैं कि क्या यही जिंदगी है, इसके अलावा हम क्या करने के लिए आए हैं, हम कौन हैं। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तभी हमें समझना है ये एक सिम्टम है हमारे पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए। तो मोरिटो थेरेपी में जो भी अपने जीवन को बदलने के लिए या अपने जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए जब वो शोमो के पास जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसा वातावरण, मतलब एक ऐसा समझिए एक जगह है, मतलब एक प्लेस, प्रैक्टिकली एक प्लेस बनाया गया है। वहां पे क्या करते हैं, एक हफ्ते के लिए जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग आते हैं वहां पे, उन लोगों को एक रूम देते हैं, और वो रूम में 7 डेज मतलब 7 दिन उन्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। एक एक पेशेंट को एक एक थेरेपिस्ट देते हैं, और वो थेरेपिस्ट क्या करना है, उनसे जाके एवरीडे एक बार बात करते हैं, और पूरे दिन कोई भी नहीं आता है बात करने के लिए। तो वो कंप्लीटली आइसोलेशन, मतलब वो फर्स्ट फेज का आइसोलेशन, वो ऐसा क्या करते हैं, एकदम अकेले में रहते हैं। और उस अकेलेपन में उनको कौन सी इमोशंस आ रही हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं, उसे पूरा ट्रैक डाउन करना है, मतलब लिखना है कि मुझे अभी कौन से इमोशंस आए थे, मैं किससे चिंता में था या क्या तनाव खा रही थी। वो पूरे इमोशंस वो 5 डेज 7 डेज लिखना है। सेकंड वीक, मतलब सेकंड वीक भी 5 to 7 डेज का रहता है, 5 से 7 दिन तक रहता है। और वो 5 to 7 डेज को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रहता है, हल्का फुल्का काम रहता है, बाहर जाना, गार्डनिंग करना, अपने आप को वहां देखना, मतलब थोड़ा एक्सरसाइजेस करना, अपने आप में ही रहना, मगर कुछ एटलीस्ट बाहर खुली जगह पे अपने आप को वहां पे रखना, वो रहता है। तो वहां पे भी थेरेपिस्ट के अलावा किसी से बात करने की अलो नहीं होती है। तो वो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आप जैसे जैसे अपने काम में व्यस्त रहते हो, तो कितना आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो, और कितना ज्यादा आप नए चीजों के लिए या कुछ सीखने के लिए मन, जैसे हम लोग बाहर सभी को देखते हैं, तो कुछ करने के लिए क्या विचार आ रहे हैं वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। और तीसरे हफ्ते में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़े काम करना, या किसी लोगों से लाइक सपोज, हाँ वहाँ पे से सपोज स्पॉट, सेरेमिक स्पॉट बना रहे हैं, या कुछ गार्डन कर रहे हैं, या कुछ पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये पूरे काम ना, काम करते समय हमें स्किल नहीं रहता है, मगर करने की इच्छा रहती है। तो वो कैसे करे, वो सीखने के लिए ही बात करना है, अदरवाइज गपशप करने या गॉसिपिंग करने के लिए या उनके एक्सपीरियंसेस जानने के लिए कुछ नहीं रहता है। ओनली थिंग इज आप वहां जाके ये काम कैसे करते हैं ये सीखना है, यही बात करना है। और दूसरी थिंग इज वो थेरेपिस्ट से बात करना है। और फोर्थ आता है कि फोर्थ वीक में उनको सभी चीजें बता के अपनी नॉर्मल जिंदगी में भेजा जाता है कि अब आप वो आपके इमोशंस को आपने कैसे हैंडल कर लिया ये 3 हफ्ते, अब आपको क्या करना है। ये सब जब पूरे ट्रैक करते हैं चौथे हफ्ते, तो नॉर्मल सोशल लाइफ में भेज जाते हैं। तब वहां आप उनको अपनी पर्पस, अपनी लक्ष्य, अपने उद्देश्य मिलता है। तो ये होता है मोरिटो थेरेपी का जो 4 हफ्ते का एक थेरेपी। तो यहाँ पे
करने के लिए लास्ट में उनको एक मेडिटेशन जो शोमा ने बनाया था वो सिखाते हैं कि नाइकन मेडिटेशन। नाइकन मेडिटेशन में ऐसे सेम आनापानासती जैसा ही होता है, मगर 3 विषयों के बारे में हमेशा हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ता है कि आपके लाइफ में कोई आया है जिसके वजह से आप कुछ नाराज है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आप 3 चीजें हमेशा याद रखना है कि वो पर्सन से आपने क्या पाया और आपने उस पर्सन को क्या दिया, ये और क्या दिया आपने उनको। तो ये 3 चीजें हमेशा हम जो भी हमारे लाइफ में आते हैं उनसे बातें मतलब वो ट्रैक करते रहेंगे तो हमारा बेटरमेंट होगा। कि हमेशा हम ब्लेम करते रहते हैं, मगर हम जब ये जानेंगे कि ऐसा हम लोग एक एक पर्सन में जब हम लोग को किसी से अनबन हो जाती है तब उनसे हमें ऐसी विचारों को ट्रैक डाउन करेंगे तो हम अपना फ्लो ना कभी नहीं, हमारा जो हमारा वाइब्रेशन है हमें कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है वो मोरिटो थेरेपी का एक थेरेपी रूल्स। तो नेक्स्ट आता है कि गाय में नेक्स्ट द लेखक लिखते हैं फ्लो इन एवरीथिंग। मतलब अब आप ये तो एक थेरेपी का ये हुआ था, मगर नॉर्मली हम पीपल सभी में सभी कामों में एक फ्लो कैसे हम बरकरार रखें। मतलब जो भी काम करते हैं या जो भी पर्पस ऑफ लाइफ को हमें समझना है तो हमें कैसे उसे डिराइव करना है। मतलब कैसे हमें जानना है कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। क्या मुझे 60 इयर्स के बाद समझना है कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या मैं बहुत दुख झेलने के बाद यह समझना है, या मुझे अभी से समझना है। ये इसके बारे में ये लिखते हैं फ्लो इन एवरीथिंग। तो इसका भी लेखक ने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल्स दिया कि वो लोग कैसे वो डेवलप करते हैं। समझिए फ्रेंड्स, हम लोग ना अभी रूटीन लाइफ में हैं हम लोग सभी, ठीक है। हम सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, मगर हम सबकी पर्पस मतलब पर्पस ऑफ लाइफ इज इकिगाई। इकिगाई शब्द का अर्थ है पर्पस ऑफ लाइफ। हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। तो जीवन का उद्देश्य जानने के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे हमें पहचानना है अपनी जिंदगी में उद्देश्य को जानने के लिए। तो वो कुछ स्टेप्स बताते हैं। तो आप सभी भी ध्यान से सुनिए, आज से आप भी प्रैक्टिस कीजिए और आप भी अपने जीवन का उद्देश्य जानिए, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपके लाइफ में एक ऐसा काम हो जो आप करना चाहते हैं, बहुत ही मुश्किल हो, मगर उतना मुश्किल टॉपिक काम नहीं लेना है। छोटा सा टास्क जैसे थोड़ा जैसे मिनिमल थोड़ा हेल्प लेकर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि सपोज आपको बहुत दिनों से कुछ पेंटिंग करनी है, अभी कभी ने किया है, मगर ऑयल पेंटिंग, नॉर्मल पेंटिंग कोई भी करते हैं, मगर ऑयल पेंटिंग या फोटोग्राफी, तो ऐसा कुछ सीखना है या कुछ जूम चलाना है या कुछ यूट्यूब में कुछ स्किल एक्वायर करना है या किसी से ओपनर बात करना है, मतलब कुछ स्वाध्याय करना है या कुछ बुक पढ़ना है। बुक पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है, इजी नहीं है। तो कैसे करेंगे? हम वो टास्क को लेंगे, टास्क को लेके हम धीरे धीरे करते रहेंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, आदत से मजबूर हम लोग, हाँ हम 2 दिन देर के बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज तो रिश्तेदार आ गए हैं, आज तो सब लोग आ गए हैं, आज मेरा पैर दुख रहा है, ऐसा बहाना बना के ना हम लोग वो दिन निकल देते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो डे गया। तो ऐसा नहीं, अपने लिए भी एक टाइम निकालिए, एक टाइम निकाल के वो टाइम में वो आपका टाइम है। मतलब जो भी आए आपको हर दिन करना है, हर दिन में वो टाइम में आपको क्या करना है उसके ऊपर बैठिए, थोड़ा काम करिए। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, मुझे बुक लिखना है, बुक पढ़ना है, ये बोलते हैं मगर करते नहीं। आपको क्या करना है वो लेके आप बैठिए, स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करने, वो काम करना स्टार्ट करिए। फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि आप जब टालते जाएंगे ना, एंजाइटी बढ़ेगा कि
अरे मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, अरे मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं कर पा रही, ऐसा करके हम लोग टाल देते हैं। और जब हम लोग को लगता है कि वो नहीं आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को मायूसी में एंजाइटी आ जाता है। तो इससे अच्छा मतलब इवन कुछ अपने रियल वर्क में भी हम लोग जब करते हैं ना, घर में भी कुछ काम करते हैं, करना है बहुत दिन से, करना है करना है करना है कहते हैं मगर नहीं करते हैं। वैसे वाले कामों को भी आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं नया कुछ नहीं करना है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ले लीजिए, उसको लेकर आधा घंटा उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा मदद लेके उसमें स्टार्ट कीजिए। जब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा तो फिर वो काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद जिस वो किसी को भी समझ में नहीं आता है मगर आपको करना है, अभी कभी किया नहीं है वो काम, वैसे वाले मतलब डिफिकल्ट टास्क, वैसे वाला काम ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए। उसके लिए क्या क्या करना है और कैसे उसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए सोचते सोचते काम कीजिए। वैसे वाले करने से भी आपको समझ में आता है कि आप क्या कर पाएंगे कि नहीं। तो वो एक है। उसके बाद जब आप काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव जानने कि हाँ मुझे ऐसा मतलब अभी डांस सीखना है तो ऐसे मत बोलिए कि मुझे डांस सीखना है और छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। सालों भर सब लोग बोलते हैं कि मुझे गिटार सीखना है, फ्लूट सीखना है, वो साल भर ईयर्स टुगेदर चले जाएंगे मगर कुछ सीखते नहीं है। तो ऐसा नहीं, क्लियर ऑब्जेक्टिव मतलब 3 महीने में मैं एटलीस्ट बेसिक तक जाऊंगा, एवरीडे मैं उसको स्टार्ट करूंगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव रख के जब काम स्टार्ट करेंगे तब आपका काम का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बुरी आदत है मल्टीटास्किंग का, तो लेखक बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग ना करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तियां हैं और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ काम करने जाते हैं ना तो एक फोन आ जाता है, तो वो फोन में हम लोग बैठ जाते हैं, फिर बीच में एक मैसेज आ जाता है तो फिर वो मैसेज को अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद बाहर से कोई आ जाता है उनको फिर हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, तो वापस जब हम लोग जो कोशिश करते हैं काम करने के लिए उसका एसेंस है वो खो जाता है। तो इससे अच्छा कि जब आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है 3 महीने में काम करना है, उसको खत्म करने के लिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो 30 मिनट्स कुछ ना अटेंड करें, कुछ ना, इवन इफ यू आर अटेंडिंग, फिर से आप उसका टाइम मतलब उनको बोल दीजिए कि मुझे मैं 30 मिनट्स में कॉल करूँगी या 30 मिनट्स में लेगा। तो ऐसे करके जब आप 30 मिनट्स को वहां पे एकाग्रत से काम करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, तो आपका फोकस वहां पे बढ़ेगा अपने काम फिनिश करने में। तो यही वो लोग भी करते हैं और वो इस चीज में इतना माहिर है जापानीज लोग कि उनके इस एकाग्रत के सब्जेक्ट पर बहुत ही मिसाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे इकिगाई बुक में भी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वो इतना फोकस्ड रहते हैं अपने काम में और उनकी कारीगरी का बहुत सारे विश्व भर उनके कारीगरी के ऊपर बात करते हैं। तो उनमें से एक बड़ा ही फॉलोअर है स्टीव जॉब्स भी। स्टीव जॉब्स फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि वो स्टीव जॉब्स ही आईफोन जिन्होंने बनाया था उन वो ही है स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स भी एक बार जापानीज गए थे और वहां पे एक पोर्सिलिन मतलब जो कप्स, टी कप्स या पोर्सिलिन बनाते हैं ना, उन कारीगर से मिले थे और उनकी जो काम करने की एकाग्रता, अनुशासन और इतना लगाव, ये सब देख के ना बहुत ही इंस्पायर हुए थे। तो वो बहुत ही डिटेल से पूछे कि ये जो पेंटिंग आप करते हैं या ये जो पोर्सिलिन के लिए मिट्टी जो वो बहुत मतलब कई मीलों से वही खुद जाके वो कारीगर वहां से लेकर आकर बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं इतना फोकस्ड रहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कहीं भी नहीं दिखते हैं, मतलब कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता है।
वो बहुत ही उस एकाग्रता से बहुत प्रभावित हुए थे स्टीव जॉब्स। तो कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स गुजर गए थे, उनके फैमिली को भी ये कारीगर्स कुछ 12 कप्स जो स्टीव जॉब्स ने पूछे थे वो कप्स भी प्रेजेंट किया था। मतलब वो भी बहुत जानना चाहते हैं कि वो कौन से पर्वत से ये पोर्सिलिन का मिट्टी लेकर आते हैं, और उस पोर्सिलिन का मिट्टी वो खुद वहां जाकर देखना चाहते थे, मगर वो हुआ नहीं था। तो एक ऐसा था। और वहां पे एक ब्रश ब्रश बनाने की कंपनी है। तो वो ब्रशेस नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे जो मशीन्स रहते हैं, मशीन से बनाते हैं, मगर वहां के एक कंपनी के जो क्या बोलते हैं ओनर, सिर्फ मैनुअल, मतलब अपने जो कारीगर है उनके हाथों से बनाई हुई ब्रशेस ही वो लेते हैं। तो उस ब्रशेस के ऊपर पेंटिंग या उस ब्रशेस को उसके वो हैंडल में डालना, ये पूरा हाथों से किया जाता है। तो उसके लिए इतना वहां पे लोग को ये जो लेखक है मिलते हैं वहां पे, जब वो मिलने जाते हैं तभी वो कारीगर जो है वो इधर उधर, मतलब जो अगर समझो अगर कोई आए हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, मगर वो इतने उसमें विलीन होकर काम करते हैं कि उनको ये भी नजर नहीं आता है कि कोई आया है उनको देखने के लिए। मगर जब उनके ओनर उनको डिस्टर्ब करके बताते हैं कि ये आए हैं, तो ये लोग वहां जाके उनसे फोटोज भी लेते हैं। मतलब उतना एकाग्रत से आपको काम करना पड़ेगा, 30 मिनट्स या 1 घंटा आपके लिए। और उस 1 घंटे में आपको इतना फोकस्ड रहना पड़ेगा। और एक चीज और है यहाँ पे, इस ये गोइंग विद द फ्लो में आप जो काम करना चाहते हैं जिंदगी में, जो अलग अलग चीजें सीखना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि ये लोग कैसे करते हैं। तो पहले ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको वो जानना है, नोइंग व्हाट टू डू। आपको क्या करना है वो पहले आप समझना है। सेकंड इज कैसे करना है। तो आपको ये लिख लीजिए कि पहले क्या करना है वो समझ लीजिए, फिर कैसे करना है। तो आप कैसे कितना अच्छा कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट, अगर स्टार्ट किए तो कैसे कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कर पा सकेंगे एटलीस्ट। तो फिर फोर्थ इज हम लोग कहाँ तक जाना है, इसको जो अभी जो कला सीखना है, जो हॉबी इनकलकेट करना है, जो पर्पस ऑफ लाइफ जानना है, ये कहाँ तक हम लोग को लेकर जाना, मतलब क्लैरिटी एंड ऑब्जेक्टिव आपके लिए। तो फिर आप ये काम जो कर रहे हैं, तो उसमें से आने वाली चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस क्या आ रही है, वो चैलेंजेस को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जब एड्रेस करेंगे तो ही आपका फ्लो रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहना है। जैसे हम लोग इससे पहले भी समझे थे, आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन होंगे आएंगे, उससे आपका जो टाइम है उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं लाना है, क्योंकि आपको ये काम करना है। तो ये है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि हम लोग अच्छा ठीक है, हॉबी या कुछ कला, कुछ गिटार, कुछ संगीत, या कुछ हमें पर्पस ऑफ लाइफ सीखने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं, वो एक गुड थिंग है। मतलब 30 मिनट्स और 1 आवर। व्हाट अबाउट हमारा डेली लाइफ के रूटीन का, तो वो कैसे काम करते हैं, वहां के लोग कैसे काम करते हैं। तो वो बोलते हैं वो जो भी काम करते हैं बहुत ही एंजॉय करते हैं। हम लोग उदाहरण की तरह देख सकते हैं कि कुछ लोग ना, अभी जॉब आ गया है तो वहां पे बोर्डम फील हो जाता है, जो कुछ पा जाते हैं, मतलब लाइफ में कुछ से सपोज कुछ सीखना है या सीख लिए हैं, तो उसके बाद वो करते हैं उसके बाद बोर्डम हो जाता है, वो एंजॉय नहीं करते हैं वहां पे। तो वहाँ यहाँ आकर बताते हैं कि वहां पे एक बुक में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक एलिवेटर के पास एक लेडी, मतलब लगभग 30 साल से वही काम करती है कि जब वो कोई आते हैं तो उनको ऐसे नमस्कार करके वो करती है, फिर जब वहां रहते हैं तो उनको चाय देती है, फिर जाते समय
नमस्कार करती हूँ। और ये काम उन्होंने 30 साल से किया है और कभी भी बोर महसूस नहीं किया। मतलब वो अपने उसको लगाव से महसूस करती है, वो अपना काम को एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे बताते हैं कि इवन बिल गेट्स भी, या वो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि वो अपने डिशेस को क्लीन करने में एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे छोटा बड़ा ये सब नहीं है, काम को कैसे एंजॉय करना है वो हमें सीखना है। और वो लोग जो भी उनके डेली रूटीन में काम होते हैं वो बहुत ही मस्त मगन से काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये बोलते हैं कि माइक्रो फ्लो में भी आपको बहुत ही एंजॉय रहने से आपके लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा, कि कभी आप ये नहीं महसूस करेंगे कि ये पूरे काम है, मुझे ये सब करना है। ये ऐसा उनके लाइफ में तो नहीं है। वो जो भी करते हैं तो वो करने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मगर हमें प्रैक्टिस नहीं रहता है या इनकलकेट नहीं करते हम लोग। वो इनकलकेट करना भी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एक अलग ही पैटर्न से जा रहे हैं। तो उस अलग पैटर्न्स को हम जब ब्रेक करेंगे तभी हम लोग उसे इनकलकेट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में भी। तो अभी हम लोग ना एक और चैप्टर में आ जाते हैं, जिस चैप्टर में हम बात करते हैं लॉन्गेटिविटी, मतलब उनकी लंबी उम्र। लंबी उम्र कैसे वो लोग अचीव किए हैं, क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है उन लोगों में, कि आसानी से 100 इयर्स क्रॉस कर देते हैं। उन लोग का यंग एज इज लाइक 80 इयर्स वो मानते हैं, और वो कितना हैप्पी रहते हैं। उनका कारण क्या है ये चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो पहले बोलते हैं कम्युनल लाइफ, मतलब हमें एक बात करने के लिए या दूसरे से बात करने या हमारे कम्युनिटी में बात करने के लिए हम लोग एक रिलेशनशिप काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हम हमारे पास नहीं है। मगर उनका कम्युनल लाइफ, मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन के जो उनका लाइफ है वो बहुत ही बढ़िया है वहां पे। मतलब छोटे से छोटे ग्रुप में भी वो मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, डेली मिलते हैं। और वो एक प्रैक्टिस बना लेते हैं कि एवरी वीक और एवरी डे हमें मिलना है। फील हम लोग ऐसे एक जगह रह के हम लोग पार्टीज बना सकते हैं, कुछ स्वाध्याय कर सकते हैं या चाय पे बैठ सकते हैं। वो बहुत ज्यादा रहता है जापानीज लोगों में। वो एक चीज है। इससे क्या होता है, अगर कोई तनाव से गुजर रहा है या कुछ चिंता उनके मन में है, वो इजीली उनके फ्रेंड से या वहां से बात कर सकते हैं। उनको वहां सोल्यूशन मिलता है। एटलीस्ट उनसे बात करके बोझ, बात का मन का हल्का हो जाता है। तो वो एक रहता है। तो इसलिए उनके मन में ना हमेशा एक ये भाव नहीं रहता कि मैं किससे बताऊं या कैसे किसकी मदद लूं। वो चीज नहीं रहता है। वो दे विल बी हैप्पी टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स और जॉयस, एनीथिंग। वन थिंग इज दैट। दूसरी थिंग इज हेल्थी फूड खाना, हेल्थी फूड खाना। और थर्ड इज एक्टिव लाइफस्टाइल। हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और ह्यूमरस रहना, बहुत ही मजाक मिजाज के रहते हैं वो लोग। एंड ईच डे सेलिब्रेट करना। ओके, लास्ट इज ग्रेटिट्यूड देना। ओके, तो पहले हम आते हैं कि हम अपने दिल को खोल के कैसे बात कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि हम वी विल स्टॉप वरीइंग। हमेशा हम वरी करते रहते हैं। तो वो वरी वाली चीज जो है, जब हम दिल खोल के किसी से हम शेयर करते हैं, बात करते हैं, आप ट्राई कीजिए, आप कितना हैप्पी फील करेंगे। अरे अरे, ये आइडिया तो मुझे, मैं इतना वरी कर रहा था इसलिए मुझे वो आइडिया नहीं आया था, मगर मैंने फ्रेंड से बात की, चलो अच्छा आइडिया मिल गया, मैं अब करता हूँ। तो वो चीज उनके पास ज्यादा होता है। सेकेंड थिंग इज, वो हमेशा दे मेड इट अ पॉइंट दैट दे शुड नर्चर फ्रेंडशिप्स। फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ज्यादा वहां पे महत्व देते हैं, कि अगर किसी से फ्रेंडशिप बनाया है, वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप से ज्यादा वो लोग उससे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हो और फ्रेंड्स ग्रुप हो, वो उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा रहता है वहां पे जापानीज लोगों में। थर्ड वन इज भाग दौड़।
भागदौड़ की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है जापान के लोगों में। जो भी करते हैं आराम से करते हैं, जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं होता है। एक माइंडफुलनेस कल्चर होता है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको अवेयरनेस में, जागरूकता में एंजॉय करते हुए काम करते हैं। वो जैसे गार्डनिंग हो या घर में किसी को हाय हेलो करना हो या खाना हो, सभी कुछ उसको माइंडफुलनेस से काम करते हैं। तो वहां पे कभी भी भागदौड़ की चीज नहीं होती है, हमेशा वो बिल्कुल भी आराम से रिलैक्स में हैप्पी होकर काम करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जापानीज पीपल। एंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जब वो नागासाकी बॉम्ब पड़ा था वहां पे, वो इतना वहां पे बहुत ही डिजास्टर्स था वो, मतलब कई लोग बाहर भी नहीं आ सकते हैं, मगर जापानीज लोगों ने उनकी ऑप्टिमिस्टिक सोच की वजह से वो लोग उसमें से बाहर भी आए हैं। और हम अब देख सकते हैं वो कितने एडवांस्ड कल्चर में भी है, कि वहीं पे रोते हुए वहीं पे नहीं रहे, उससे बाहर आके बेटर कैसे, फिर से नॉर्मल कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर सोच के अपना एक गुड लाइफस्टाइल, मतलब एक अच्छी जगह बना ली है विश्व में, वर्ल्ड में उन्होंने। तो भी अभी फ्रेंड्स हम लोग आते हैं उनके फूड हैबिट्स पर, मतलब वो लोग क्या खाते हैं। अभी हम समझे कि उनकी बिहेवियरल पैटर्न्स, मतलब लाइफ में लॉन्गिटिविटी के लिए कैसे उनका दृष्टिकोण है, मतलब कैसे वो हर चीज को, हर एक्शन को कैसे वो लोग देखते हैं, वो हम समझ चुके हैं। ये आते हैं फूड हैबिट्स, क्योंकि फूड हैबिट्स तो मेन है। फूड हैबिट्स हमारा जो इमोशंस है वो, जैसे मोरिटो थेरेपी में भी बताते हैं कि हमको हमेशा अगर कुछ इमोशंस आया, दुख आया है, तो उसे कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। तो वही सिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी फूड हैबिट्स में उनका एक बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस हो गया है, सभी अभी तक सभी जानते हैं, मिराकल डाइट कहते हैं। मतलब वहां के लोगों को हार्ट की डिजीजेस या कुछ ऐसे डिजीजेस लंबी लंबी उम्र तक नहीं आती है। लंबी, जब उन लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है और कुछ है तभी देख सकते हैं, मगर अदरवाइज इवन एक चैप्टर में जब ऑथर इंटरव्यू करते हैं, बहुत लोगों की मृत्यु जो 120 इयर्स के बाद या 117 इयर्स के बाद होती है, वो कुछ अदर चीजों के लिए हुई है कि मगर डिजीजेस के रूप में कभी नहीं हुआ है। तो उनके डिजीज में, उनके फूड स्टाइल में, मतलब फूड हैबिट्स में वहां बताते हैं ऑथर कि वो 206 डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इमेजिन करिए फ्रेंड्स, हम अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने वेजिटेबल्स होंगे। और आप इमेजिन कीजिए वहाँ 206 डिफरेंट वेजिटेबल्स। और हम लोग ज्यादातर अभी के लाइफस्टाइल में ना, मैक्सिमम इन ए वीक बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं मॉडर्न सिटीज में। मगर वहाँ के लोग हर दिन 18 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का वो वेराइटीज रहेंगे। कहते हैं कि बेसिक टू बेसिक 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और 7 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वो हर दिन खाएंगे। मतलब उनका जो टेबल पे अगर देखेंगे तो एक रेनबो कलर दिखता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, मतलब इतना हेल्दी फूड। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, वो जितना ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं उतना ही लो कैलोरी फूड होता है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट इज दे आर हैविंग रॉ फूड मोर। इफ यू टेक रॉ फूड दैट विल बी लेस इन कैलोरीज। कैलोरीज अगर हम लोग गिनती देखेंगे तो इतने सारे खाने, मतलब हम लोग सोचते होंगे वो कुछ मसाला ये सब बना के बनाते होंगे, जी नहीं। वो लोग बहुत ही रॉ फूड खाते हैं, इसलिए इतना ज्यादा खाने से भी उनका कैलोरीज, सॉरी, कम होता है। नेक्स्ट, वो लोग राइस खाते हैं, हर दिन राइस, व्हाइट राइस ही खाते हैं। वहां के लोग व्हाइट राइस खाते हैं और कभी कभी नूडल्स भी इन्वॉल्व करते हैं। और
जैसे ऑथर ने इंटरव्यू किया है कई 6 to 7 पीपल को जो 100 years कंप्लीट करके उनके रीजंस जब उन्होंने समझा है, तो वहां पे बताते हैं कि मोस्ट ऑफ देम विल बी वेजिटेरियंस। अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो उन लोग का डिफरेंट रहता है, मगर उसका भी वो लेने का कंजप्शन अलग ही बताए हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम विल बी वेजिटेरियंस। और वहां पे मैंडेटरी मैंडेटरी ये बताते हैं कि उन लोग का डेली सॉल्ट इंटेक शुड बी लेस देन 10 ग्राम्स। तो जैसे गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देती है कि 10 ग्राम से कम ही आपको सॉल्ट लेना है, तो ज्यादातर लोग 7 ग्राम्स के लो भी लेते हैं, 7 ग्राम्स के लो भी लेते हैं। तो इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि उन लोग सॉल्ट इतना कम कर रहे हैं, तो जनरली इसका मतलब है वो रॉ फूड ज्यादा खा रहे हैं, मतलब पका के या उसमें ऑयल डाल के वो कंजप्शन शायद कम ही होगा, क्योंकि इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इतना कम सॉल्ट ले रहे हैं। एंड स्ट्रिक्टली नो शुगर। अगर वो लोग शुगर ले रहे हैं तो भी वो कैंडी शुगर, मतलब शुगर केन का जो होता है वो, मतलब अनप्रोसेस्ड शुगर, वहां पे जैसे केन का शुगर वो लोग यूज करते हैं। तो ये बताए कि वो भी कभी कभी, नॉट डेली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लोग लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर बहुत ही वो लोग एम्फसाइज करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स उनको मिलता है ग्रीन टी से। बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं वो लोग, मतलब फूड के बाद। तो मतलब ग्रीन टी इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इज नॉट ग्रीन टी, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स से बनाते हैं। सो हमेशा हम लोग समझते हैं ग्रीन टी का मतलब जो मार्केट्स में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। वो ग्रीन टी अपने उन जगह से जो मिलता है उस हर्ब से वो अपना ग्रीन टी बनाते हैं। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ सिट्रस फ्रूट, उन लोग का सीजनल फ्रूट्स कुछ है वहाँ पे, वो सिट्रस फ्रूट ऑरेंजेस ये ज्यादा खाते हैं उनके जो डेली लाइफ में। ये यही होता है उनका। और नॉर्मली उनके शॉप्स में भी अगर हम वो ऑथर्स जाकर देखते हैं तो यही मिलता है, ग्रीन टी और वेजिटेबल्स, राइस। इसके अलावा वहां पे इनका मतलब, कहने का मतलब यह है कि वहां पे इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड कहीं पे भी नहीं दिखा था उनको। और वो लाइफ बहुत ही सिंपल लाइफ रहता है। ये उनका फूड हैबिट्स हो गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो एक्सरसाइज में ये बताते हैं कि बहुत लोग, मतलब 100% अगर पॉपुलेशन है तो ज्यादातर लोग वहां पे जिम या कुछ अदर एक्टिविटीज ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं वहां पे। तो वहां उन लोग का लाइफस्टाइल में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेइंग एक्टिव कैसे रहते हैं, उठते ही वो लोग अपने गार्डन्स में चले जाते हैं। और वो गार्डन्स आपको जैसे पता है कि बहुत दूर रहता है, तो दूर रहता है तो दे आइदर यूज इट साइकिल और पैदल। पैदल से जाते हैं और वहां पे इतना एकाग्रता से अच्छा गाना गाते हुए, फील गुड से फैक्टर से अच्छा वो प्लांट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को गाते हैं। और वो एक मतलब बहुत दिन तक वो एक एक्टिव एक्सरसाइज का पार्ट होता है। मगर ये अगर गांव का है, ओकिनावा गांव का है, तो सिटी में भी वो हमेशा महत्व देते हैं कि एक्सरसाइजेस करें, कुछ एक्सरसाइजेस। तो पूरे जापान में कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं वो इन डिटेल में विस्तार में बताया है ऑथर ने। तो पहले करते हैं रेडियो टाइसो। रेडियो टाइसो मतलब जो भी काम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, या जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, काम करने से पहले, करने के बाद रेडियो टाइसो करते हैं। ये 5 to 10 मिनट्स करते हैं हर रोज। रेडियो टाइसो इज नथिंग बट आपको हैंड्स को ऊपर करके उसको गोल गोल घुमाना। ये यही एक एक्टिविटी वो 5 to 10 मिनट्स करते हैं। इससे पूरा बॉडी का थोड़ा हिलना जुलना हो जाता है। तो एक्टिविटी वो 5 to 10 मिनट्स करते हैं।
तो ये एक बेर मिनिमम एक्सरसाइजेस है जो हर रोज स्कूल्स में, कंपनीज में, हर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मैंडेटरी बताते हैं। सेकंड थिंग इज योगा। जैसे योगा यहाँ का है मगर वहां पे भी वो लोग बहुत ही अपनाए हैं। और योगा में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, जहाँ पे यहाँ पे बताते हैं ना कि कैसे हम लोग कुंडलिनी योगा, हठ योगा, राज योगा, ये सभी योगा वो भी करते हैं वहां पे। जो जिनको अच्छा लगता है, जो जिनको कौन सा करने से क्या पहुंचा जा सकते हैं, लाइक सपोज राज योगा है या कुंडलिनी योगा है, असेंशन के लिए वो उनके स्तर से वो चूज करके वो योगा करते हैं। और वहां पे सूर्य नमस्कार भी बहुत ज्यादा करते हैं वो जापानीज लोग। इसके अलावा वो और क्या करते हैं, ताइची करते हैं। ताइची भी बहुत ही प्रख्यात एक एक्सरसाइज है जो जापानीज लोग करते हैं। और चौथा इज कीगोंग। कीगोंग भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो वो लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी है ना उनके लाइफस्टाइल में जो भी है वो सभी इसमें किया है। मगर लास्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जितना भी इतना कमाने के बाद और इतना मतलब सब कुछ रहने के बाद भी वो कैसे, मतलब ये सब तो हमारी जीवन शैली है, मगर मन, कंट्रोलिंग इमोशंस, कंट्रोलिंग अवर लाइफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि बताते हैं वहां पे कि बुद्धा बुद्धा का एग्जाम्पल बताते हैं कि बुद्धा ने एक महाराजा होके पूरा सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी ध्यान प्रचार में और ज्ञान बांटने में लेकर गए थे। तो वो भी, उनके लिए भी वही सिंप्लिसिटी को अपनाया है। चाहे वो जितना भी रिच हो, मगर वो लोग सिंपल में, मतलब इसका मतलब है डिटैचमेंट ऑफ लग्जरीज में रहने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें उनको आनंद मिलता है कि नेगेटिव इमोशंस ना पैदा हो। कि अगर हम लोग किसी को, हाँ, किसी लग्जरी को होल्ड करके हमारे मन में ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स होते हो आ सकते हैं, तो बिफोर दे कम, मतलब वो आने से पहले ही ये लोग उनको दूर रखते हैं, मतलब डिटैच होकर रखते हैं। उनको पता है कि लाइफ पर्पस में इनकी महत्व नहीं है। हमें कुछ चीजों की नेसेसिटी है, मगर लग्जरी कितना चाहिए और उनका कैसे इस्तेमाल करना है, उसको वो बहुत ज्यादा ही परख के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि हम ना हमारे लग्जरीज को देखकर बहुत ही उसमें नेगेटिव इमोशंस रख के फील होते रहते हैं। बट सम ईयर्स के बाद जब हमको सच्चाई समझ में आती है कि हमारी जो लग्जरी है हम खुद है, हमारा सेल्फ लव है। हम कैसे अपने आप को दिन भर कैसे किसी काम में रख सकते हैं या कुछ चीजों में हम लोग व्यस्त रह सके, वही हमारी लग्जरी है। तो इस लग्जरी को पकड़ा जापानीज लोगों ने, क्योंकि वहां पे कई एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं कि कुछ कलाकार या कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स भी उनके लास्ट दिन तक, इवन आइंस्टीन का भी एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, उनके लास्ट दिन तक भी वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। इवन फॉर दे वेंट फॉर, उनके स्टूडियोज में गए हैं, वहां एक सीन शॉट किया था। या आइंस्टीन भी लास्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला पे काम कर रहे थे उनके लास्ट डे में। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अपने आप को जानना है। जब आप किसमें खुश ज्यादा रहते हैं, क्या सीखने को आपका इच्छा है, किससे आप सीख कर ना आप अपने आप को एक छोटा सा ही हो हैप्पीनेस उसमें फाइंड करते हैं, किससे आपका ज्ञान बढ़ता है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, उसको आप समझिए, उसको पकड़िए। एंड इवन टू सेलिब्रेट, जब आप कुछ सीखते हैं, आपके दोस्त रहना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वहां के लोग ना हर वीक एटलीस्ट 2 टाइम्स एक फ्रेंड्स की सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, सब लोग केक बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वी नीड फ्रेंड्स टू एक्नॉलेज अवर हैप्पीनेस। वी हैव टू शेयर अवर हैप्पीनेस कि मैं सीख ली, हाँ मुझे अब आ गया है,
अरे किसी को तो बताना चाहिए मुझे ये आ गया है, मैंने ये किया है, तभी तो अरे सब फ्रेंड्स रहेंगे ना, तभी तो बोलेंगे अरे तुमने तो ये किया है। वहां पे बताते हैं कि 80 ईयर्स में भी वो पढ़ते हैं, कुछ डिग्री हासिल करते हैं। वहां पे 80 ईयर्स इज ए यंग एज कहते हैं। जब बात करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पे ऐसे नहीं बोलते हैं कि आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। वो लोग बताते हैं हम 80 ईयर्स यंग। तो मतलब कितना पॉजिटिविटी है उनमें। तो हम लोग यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं बोले, सब कुछ आपके जो भी वर्ड्स आते हैं पॉजिटिविटी का झलक दिखना चाहिए। एंड बी जॉयफुल ऑलवेज, ग्रैटिट्यूड। और लास्ट थिंग, ग्रैटिट्यूड। वो भगवान को मानते हैं, रिचुअल्स को मानते हैं, और उस रिचुअल्स में वो एक एक ऐसी चीज बताई है ऑथर ने कि सन, एनवायरमेंट को, सन, मून, फील्ड्स, प्रकृति, नेचर, एवरीथिंग को भी गॉड जैसा ही मानते हैं, और सभी को ग्रैटिट्यूड देते हैं, सभी रिचुअल्स में उनको इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी हर दिन ना, जो भी प्रॉब्लम आया ना, उस प्रॉब्लम में ग्रैटिट्यूड को देखिए। ये प्रॉब्लम आया है, मगर एटलीस्ट कई लोग ना ऐसा बोलते हैं कि लाइक समवन गॉन, मैं दुखी हूँ। बट आप जैसे लोबोथेरेपी में भी, एक थेरेपी में बताते हैं कि मेरे लव्ड वंस गए हैं, तो मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत याद आती है उनको, वो कैसे मुझे छोड़ के चले गए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां पे एक केस स्टडी में बताते हैं। तो फिर विक्टर फ्रैंकल बताते हैं, सोचिए आप आपके चेस हैं, अगर आपके हस्बैंड रहते हैं और चले जाते, उस तरह आप देखेंगे तो आपके बच्चे का परवरिश कैसे होता है, क्या वो हस्बैंड कर पाते थे? और जब आप ये सब वहां दूर चले जाकर देखते हैं तो आप कितना रोते, कितना दुखी होते। वो दुख को दूर करने के लिए वो पहले चले गए। तो जैसे आपका सोच और ग्रेटिट्यूड बदल जाता ना फ्रेंड्स, तो आप लोग ना एटलीस्ट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस हमेशा ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की फ्रेंड्स से जैसे बोलते हैं कि हाँ मैंने फ्रेंड्स को बताया, फ्रेंड्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, दैट इज ऑल्सो गुड, बट आपको भी कभी कभी करना है। फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, हाय हेलो कीजिए, अपने आप में कभी ना रहिए। डेली मेक फ्रेंडशिप। और वो लोग का और एक सीक्रेट है ह्यूमर, हमेशा हंसी मजाक और जॉयफुल रहता है। तो हम लोग ना कितने दिन हो गए सब लोग इतना दिल खोल के हंस के फ्रेंड से टाइम बिता के, तो हम भी उन्हीं की तरह एक फ्रेंडशिप को नर्चर करते, फ्रेंड्स को डेवलप करते। जो भी फ्रेंड से अनबन हो उसको निकाल दीजिए, फ्री होकर बात कीजिए, और भी यंग बनते जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां कभी भी रिटायरमेंट नहीं बताया है, वो हर डे एक्टिव रहते हैं और हर लास्ट डे तक काम करते हैं। देर इज नो रिटायरमेंट फॉर जापानीज पीपल। तो हम लोग को भी अगर इतने सारी डिकेट्स देखना है आगे जाके, तो ऐसा समय क्या है, क्या देखना है, हो गया बस 60 ईयर्स रिटायर्ड, कुछ नहीं है अभी, ऐसा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर नहीं, मुझे अभी बहुत सारा सीखना है, अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। आई विल स्टार्ट डांसिंग, सिंगिंग, आई विल डू समथिंग ऑन सॉफ्टवेयर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन 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 लाइन रहूंगी। ऐसे ऐसे वाले पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे, मतलब एक का पर्पस एक ही नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे पे रह सकते हैं। कुछ कुकिंग सीखिए, अगर नहीं आता है तो कुछ अलग कल्चर्स के सीखिए, कुछ अलग भाषा सीखिए। तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, हम लोग भी उनकी तरह एक लंबी उम्र तक यंग रह सकते हैं। तो इकिगाई इज वेरी ब्यूटीफुल बुक प्रेजेंटेड बाय दोस टू यंग जापानीज पीपल, सॉरी टू ऑथर्स, कि हमें कैसे अपने लाइफ पर्पस को जानना है। तो मैं आशा करती हूँ सभी को इस बुक के द्वारा अपने लाइफ पर्पस को समझने और स्टार्ट करने की एक इंस्पिरेशन मिली हो। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े रहें और मेरी स्वाध्याय को सुनते रहे। थैंक यू सो मच।
कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज योर हैंड, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि हम ये छोटे छोटे पॉइंट अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आपने ये नॉलेज दिया इसके लिए क्योंकि मैं ये बुक ऑलरेडी पढ़ रही हूँ तो आप जिस हिसाब से समझाते हैं ना, मुझे वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज को। थैंक यू सो थैंक यू प्लीज, थैंक यू पूनम, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, किसी के भी क्वेश्चन है से रहे हैं? मैम लगता है किसी के क्वेश्चन नहीं है तो हम ध्यान स्टार्ट कर दें क्या? जी जी, ध्यान स्टार्ट करते हैं। हाँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ मैम है। मैम नरेंद्र सर का है। जी जी। आज मतलब मैडम बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो होता है बहुत सुंदर। हम सब वही गलती करते हैं, वो करके बताने ये काम करना, वो सारे काम ले लेते हैं, लेकिन टाइम पे वो काम नहीं कर पाते और बहुत सारा काम करके। और आपने बहुत अच्छा है कि एक काम को शुरू कर दे तो अपना काम भी हाँ हो जाता है, वो शुरू करता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। सारा बहुत सारा काम पड़ा है, ये भी करना है, वो भी काम करना, नहीं करना है। तो आज एक काम करना, आपके सेशन से पहले से आज 2 घंटे पहले से काम कर दो, आधा काम हो गया मेरा वो लिखा पढ़ी काम हाँ, था। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू। ये थैंक यू सर। जीवन में अपनाएंगे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। संतोष मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। माधवी जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। मैंने इस तरह की एक मूवी देखी है, मुझे ऐसे नाम याद नहीं है, जापानीज की। तो ये सब देखा था और वो सारा जैसे रिवाइज हो गया। बहुत अच्छा। 2 साल पहले मेरा सन इन लॉ भी जापान गया था घूमने के लिए, जस्ट उसको बहुत शौक है। तो जब उसने वहां का सारा लाइफ स्टाइल वगैरह बताया, फिर हम लोगों ने मूवी भी देखी घर में, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप ना एक मतलब फेवर कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी ऑनलाइन। आनंदो ब्रह्म जी के सर की तरफ से वो था कि कुछ वो वैसे ही वो सिखाती थी लेडी, यहाँ मिनियापोलिस में ही थी वो। तो वो एवरी वेडनेसडे को, तो ऐसे कोई म्यूजिक की क्लास हो, कोई डांस की क्लास हो, तो जरूर पता करिए और शेयर करिए ग्रुप में। बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर फिर, क्योंकि जो इतनी आदत पड़ चुकी है सबको ना, कि घर छोड़ के जाने का और फिर पता नहीं कहाँ पर है कौन है। लेकिन जो इस तरह से अपनी सेवा देते हैं लोग, कि ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन डांस क्लासेस होती है बच्चों के लिए जूम पे, तो अब तो इन पर्सन होने लग गई है, लेकिन वो जूम पे सिखाती थी बहुत अच्छे से। इंडियन लेडी है। तो इस तरह की यदि कुछ भी बीच में ना मैंने भी एक पोल रखा था संस्कृत सीखने के लिए, क्योंकि हम ना हाँ, कई ऑथर्स आते हैं, है ना, तो वो लोग एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं, मगर हम लोग जब सुनते हैं हमेशा ऑडियंस ही रहते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वी शुड ऑलवेज टीच देम हाउ टू अर्न फूड रादर देन फूड के लिए हम लोग को ट्राई करना, हाउ टू स्विम, जैसे देखने की, हाँ वो बोल रहे हैं, अच्छा इसका मीनिंग यही है, वो समझ में basic। मैं तो बहुत कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ मैम, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि म्यूजिक टीचर तो हमारे पास रेडी भी है, संस्कृत टीचर भी। एवरीथिंग इज इफ दे वांट टू से देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ पीपल। मैं 5 या 10 लोग रख के ना नहीं कर सकती हूँ, मैं एज भी कभी कंसिडर नहीं करती हूँ यार। वो मास्टर्स भी बोलते हैं कि जितना भी एज हो, आप सीखने की इच्छा रहना चाहिए। वी आर ऑल यंग, बिल्कुल। हमें लंबा जाना है। तो जी मैम।
बहुत अच्छा। यदि इस तरह का होता है तो बहुत ठीक करेंगे, क्योंकि कई चाइल्डहुड की कई आती है, तो मन करता है कि बड़े होके उसको कंटिन्यू किया जाए। जी मैम, थैंक यू माधुरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। रश्मि जी। वंदन मैम, वंदन सिविल मास्टर्स को। मैम आज का विजडम बहुत बहुत अच्छा था और बहुत ही और मैं तो एक्चुअली ये भी था कि आप जो जापान के बारे में बता रहे थे, एक्चुअली मैं काफी साल रही भी हूँ वहां पर, तो वो तो मुझे सारी यादें आ रही थी। मैंने तो सब कुछ सामने देखा है उनके, और हम हैरान भी होते थे कि कितना कैसे है, क्योंकि सुबह कहीं चले जाते थे तो वहां पर सारे लोग हाथों को राउंड कर रहे होते थे। हाँ। अब तो खैर यहाँ पर भी बहुत चेंज हो चुका है, सब करते हैं। तो जब वो बहुत पहले की बात थी जब हम वहां पर रहते थे, तो वो भी है। और वेजिटेबल्स वाकई सब पूरा टाइम पूरा बाउल, इतना बड़ा बाउल लेते थे वो, इतना हाँ बड़ा। हम भी नहीं खा पाते थे इतना बड़ा बाउल, वो मिलता था ना नूडल्स, उसमें इतनी सारी सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां होती थी। तो ये सब देखा है, और वही, और वाकई बहुत हेल्दी खाना, बॉइल्ड खाना होता है। तो हाँ। वाकई हेल्दी अब खाना, पॉजिटिव, वाकई पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। हर बात पे वो ग्रेटिट्यूड, मतलब हर बात पे आ रही हो हाँ तो थैंक यू, हर बात पे। क्या और भी कैसे, सिर झुका के थैंक यू, सिर जगह के। 3 बार कम से कम। हम भी थैंक यू ऐसे, हम भी ऐसे बस बार बार करते रहते थे, थैंक यू। तो ना इतना मैं सोचती थी कितना ज्यादा इनका, मतलब कैसे, कितना बहुत ही एकदम हेल्पफुल भी, और हमेशा ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड, और हमेशा हंसते रहना, वो सब यादें आ रही थी। और बाकी अच्छा लग रहा था, और सबको ऐसा होना भी चाहिए। अब जब से ध्यान में जी। आया ना, कि वही मैं देख रही थी कि हम वही तो कर रहे हैं, हर बात पे थैंक यू हाँ करना, यूनिवर्स को थैंक यू करना, कुछ भी करना थैंक यू कहना। तो वो सब जैसे जैसे अब मुझे ऐसा लगता है जैसे सब ध्यान में आते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे ना, तो वो भी, वो एक तरह से सबका नेचर बनेगा। वो थैंक यू वाली जो फीलिंग आती है ना, उससे कितना ज्यादा पॉजिटिव विचार हो जाते हैं, हम्म। आसपास का जो है ना माहौल होता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो वो और वो लोग मैनर्स मैनर्स में भी, मतलब जैसे काम करते हैं मैनर्स में भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनका मैनर्स दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा। इवन वेस्टर्न कल्चर्स में भी वो इनकलकेट किए हैं कि लाइक कोई आते हैं तो डोर ओपन, उन लोगों के डोर ओपन रखना। तो ये कल्चर्स ना अभी अभी के जनरेशन्स में आ रहे हैं, मगर कुछ हमारे जैसे पेरेंट्स के जनरेशन में ना वो कल्चरली इंक्लाइंड है। मतलब वो कुछ फूड, एटलीस्ट फूड लाइफस्टाइल में मॉडर्न में चेंज हो रहे हैं, मगर फूड में थोड़ा चेंज नहीं हो रहा है। इफ वी से लेस ऑयल लेस शुगर, वो लोग डांटेंगे, जोर से डांटेंगे, क्या है कुछ नहीं खाते तुम लोग। तो वहां पे थोड़ा चेंजेस एटलीस्ट हमारे जनरेशन वो थोड़ा लेकर आ रहे हैं। मगर वो लोग भी जब उनका इम्पोर्टेंस उसका पता चलेगा ना कि रॉ वेजिटेबल्स में कितना ज्यादा एनर्जी है, तो चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके सभी को बताए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हम लोग ना अभी ध्यान में जाएंगे, 30 मिनट्स ध्यान में बैठेंगे। आराम स्थिति में बैठ जाइए फ्रेंड्स, आंखों पर चश्मा है तो निकाल दीजिए, आलती पालती कर आराम से, नीचे बैठने वाले नीचे बैठ सकते हैं या कुर्सी में बैठने वाले कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हम लोग 30 मिनट्स आना पाना सती ध्यान करेंगे।
आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में रखिए मास्टर्स। विचारों को सहज स्थिति में रखिए, उनसे वार्तालाप ना कीजिए। अपने हाथों को रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स, आपके स्टमक को रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स करते जाइए। एक लंबी सांस लीजिए, अपने मूलाधार पर रोके रखिए और धीरे से छोड़ते जाए सांस को। फिर से एक लंबी सांस लें, अपने के सांस वहां तक पहुंची है और धीरे से सांसों को बाहर करते एक लंबी सांस ले, थोड़ी देर तक अपनी मूलाधार रोके रखें। आती हुई इसको ऑब्जर्व करिए कि वो आपके मूलाधार तक पहुंची है। अब धीरे से सांस छोड़िए। कल्पना कीजिए मास्टर्स, हर एक सांस उस विश्व शक्ति और पॉजिटिविटी अपने अंदर जा रहा है और हर एक सांस जो बाहर जा रहा है, हर एक नेगेटिविटी को, हर एक वो वाइब्रेशन को सभी को लेट गो कर रहे हैं। हर एक जो नेगेटिव वाइब्रेशन है
वो अर्थ के कष्ट में जाते हैं। कल्पना कीजिए बस। हम उस पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को अपने हर सेल में, हर बॉडी पार्ट में, हर माइंड के सभी कण कण में भर देंगे। सांसों पर ही केंद्रित कीजिए फ्रेंड्स। आती हुई पॉजिटिव सांसों को फील करते जाओ। आज हम अपने आगे की जिंदगी, अपनी इकिगाई को कल्पना पूर्वक क्रिएट करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अपनी लाइफ से हर वो वाइब्रेशन को निकाल दीजिए और उस वाइब्रेशन में क्रिएटिविटी और ग्रैटिट्यूड दोनों को लेकर आएंगे आज से। हर एक नई इमोशन, हर एक नया वंडरफुल इमोशन को क्रिएट करेंगे। और मास्टर्स को ग्रैटिट्यूड देंगे कि हम इतने दिन से उस इमोशन के साथ हैं, हम ग्रैटिट्यूड से लेट गो करते हैं उस पुरानी इमोशंस जो हमें अपनी इकिगाई को पहुंचने में रोके रखा था। आज हम आज से सभी पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करेंगे। हर एक्शन जॉयफुल, आनंदित और सृजनात्मक रूप में ही रखेंगे मास्टर्स। आज से हम नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नए रिश्ते निभाएंगे। इनसे सभी से हम सब कुछ शेयर करेंगे। उनसे हम हर वक्त हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे फ्रेंड्स। आज से हम हरदम मुस्कुराते हुए काम करेंगे। आज से हम हर वक्त एक्टिव में रहेंगे। छोटे छोटे काम सब कुछ हम खुद करेंगे।
अपनी फूड लाइफस्टाइल को बदलेंगे, रिक्रिएट करेंगे पैटर्न्स को। आज से हम भी अपनी फूड को एक रंगीन रेनबो बनाएंगे। हर दिन हम अपने लिए वक्त निकालेंगे। और एकाग्र इस ध्यान से, निरंतर ध्यान से हम अपने पूरे काम को करे बिना न छोड़े मास्टर्स। मास्टर्स की हेल्प लेकर भी आप अपना जो इकिगाई है उसको पहचाने और उसके ओर बढ़ते जाइए। Be cheerful, friends, and focus on your breath. आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों को अपना गुरु मानकर उस गुरु को ही केंद्रित कीजिए। ब्रेथ के ऊपर ही फोकस रखिए मास्टर्स। हमारा ब्रेथ ही हमारा गुरु है, हमारा इकिगाई है, हमारा भगवान है। सांसों पर
फोकस कीजिए मास्टर्स और डीप जाइए। जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना ज्यादा विश्व शक्ति के करीब पहुंचेंगे मास्टर्स। फोकस न्यूट्रल। के सांसों के साथ ही रहिए मास्टर्स। और डीप जाइए मास्टर्स। विश्व शक्ति को ऑब्जर्व कीजिए। आपके अंदर विश्व शक्ति पहुंच रहा है। पिता महापत्री जी को ग्रेटिट्यूड देंगे कि इतना अद्भुत ध्यान हमको सिखाया है। ग्रेटिट्यूड देंगे हम इकिगाई के पुस्तक के ऑथर्स को, जो आज से हमें एक जीवन शैली बदलने का मौका दिया है। हमारे को आज से बदलेंगे मास्टर्स, और आज से प्रैक्टिस करेंगे अपनी इकिगाई को जानने के लिए। आज से हम भी ग्रेटिट्यूड देंगे सभी को
अपने अन्न को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, जो हमारे इस आध्यात्म जर्नी के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, सभी को दिल से ग्रैटिट्यूड, आभार। हम ग्रैटिट्यूड देंगे अपने पूरे सोल ट्राइब को। इस जूम के माध्यम से हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। अपने जीवन इतना खूबसूरत बन रहा है। Gratitude for each and every object जो हमारे लाइफ में पर्पस है। और ज्ञान के माध्यम बन रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है मास्टर्स। अपने सांसों से ही जुड़े रहें, आंखें ना खोलिए। विश्व शक्ति हर कण कण, हर सेल में पहुंच रही है। आपके पैरों में, हाथों में महसूस कीजिए मास्टर्स। सभी मास्टर्स आरती के साथ हैं फ्रेंड्स। सबसे ध्यान कर रहे हैं, महसूस कीजिए।
आपके विश्व शक्ति, आप से लिया गया ऊर्जा को पूरा लॉक कर लीजिए मास्टर्स, और धीरे से वापस आने की कोशिश कीजिए। लास्ट 5 मिनट्स। मास्टर्स, बस 30 सेकेंड्स मास्टर्स। धीरे से आपके पैरों को और हाथों को ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। थोड़ा हल्का कीजिए। ब्रीद इन। बस 10 सेकेंड्स। धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आंखों में, हाथों में आंखों को खोलिए, और जब आप
आगे पानी भी थैंक सभी ध्यानी है मैम। हम सभी ध्यान से लोग ध्यान कीजिए। मास्टर मैम का धन्यवाद आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। आप सभी भी ऊर्जा के सर बात कीजिए, मेरा थोड़ा आप लोगों का बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। मैं आपने सर बात जो कीजिए सर। बताया, आवाज आ रही? जी सर जी। हाँ, तो बहुत थी। शुरुआत में समुद्र की लहरों का तो बहुत लहरें आ रही थी, बहुत उथल पुथल होता, इतना गहर उसमें। फिर जैसे बताया कि गहरे जाएंगे ध्यान में, तो गहरे धीरे धीरे गहरे ध्यान चलेगा, तो गहरे धीरे शांत से होते होते एकदम शाम समुद्र के गहराई तल में एकदम शांति से ऐसा अनुभव रहा। बहुत अच्छा ध्यान था। अभी तो थैंक यू कोई भी था शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू सर। मास्टर्स किसी और को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर लिए। पूनम जी। लक्ष्मी मैम। जी मैम। आज मैम मेरे को एक्सपीरियंस बताना था मैम। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत ही डीप गहरा है। मैं भी एक्चुअली जब देखा तो मैंने देखा मैं समुद्र के नीचे जा रही थी और फिर धरती को ग्लोब में जैसे देखते हैं ना वो नीचे, तो अर्थ के नीचे जो पानी है पूरा, ऊपर तो अर्थ है और नीचे पानी है। तो वो मैं अंदर से अंदर ऐसे क्रॉस करके ऊपर से निकली हूँ। और फिर आपने कहा कि कॉस्मिक एनर्जी, तो मैं अंदर से ऐसे निकली हूँ, धरती वहां से ऐसे करके, और ऊपर मैं देख रही थी आकाश में मैं चली गई हूँ। और आकाश में जो तारे हैं वो व्हाइट सब, वो उनको देख रही थी। काफी देर तक मैं उनको देखती रही और फिर वो तारे मेरे अंदर आ गए हैं। तो मैं मोस्टली फिर उसी में रही कि अंदर, मैं अंदर ही देख रही थी पूरे टाइम, मैंने अंदर ही देखा एक्चुअली। और धीरे धीरे फिर एनर्जी हुई और अंदर ओम, और फिर मैं धीरे धीरे सारे अपने जो भी 7 चक्रास के जो लोटस में वो देखे, और उसमें 7 चक्र कलर, 7 कलर्स ऑफ गोल्डन लाइट, और ये मोस्टली यही देखा और बहुत ही डीप था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैम एक मिनट।
हेलो मैम, आवाज क्यों नहीं है? थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली क्या हुआ पूरे ना एकदम से सिस्टम शट डाउन हो गए। आज पहली बार ना ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, मगर कुछ तो हुआ आज एनर्जी के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, वंडरफुल एक्चुअली। आप तो ब्रह्मांड तक चले गए। Thank you so much. सुना रही थी आपको? हाँ जी मैम, आ रही है, अब आ रही है मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। नरेंद्र जी का तो मैंने ठीक से सुना ही नहीं दिया, मैं शायद रिकॉर्डिंग होने के बाद सुन लूंगी फिर से। नरेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। पूनम जी है या? ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स, सभी को जुड़ने के लिए। और अच्छा ध्यान हुआ है आज सबके साथ। बहुत एंड ग्रेटिट्यूड आप सभी को। फिर लेंगे नए वीडियो।